आपकी चाय ठंडी हो रही है और ले लीजिए। ये कहते हुए शेरगुल ने केतली में मौजूद चाय आरिफा के कप में उंडेल दी। सहरज़दा सी आरिफा ने किसी मामूल की तरह अपना प्याली वाला हाथ आगे कर दिया। शेरगुल ने कहा, आरिफा, मैं इस लम्हे खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारा ये फैसला जज्बाती है या वाकई तुमने सोच समझ कर बगावत की ये राह अपनाई है। उसके बावजूद मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा कि इंसानों के जिस कबील से मेरा ताल्लुक है वहाँ बुज़दिली को बेगैरती के मानों में लिया जाता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कोई इंकिशाफ नहीं करने जा रहा। तुम समझदार हो और जान गई कि जाकिर को इस भयानक अंजाम तक किसने पहुंचाया है। मैं एक पढ़ा लिखा और सरकारी मुलाजिम हूँ। डिसिप्लिन मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने हमेशा एक तंजीम और कायदे से जिंदगी बसर की है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे मरना है, आज नहीं तो कल। लेकिन बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत बदरजहा बेहतर है। ये सबक हमें पैदा होते ही सिखा दिया जाता है। नजमा मुझे कितनी अजीज थी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अगर वो ट्रैफिक के किसी हादसे में मारी जाती तो हम उसे खुदा की रजा जानकर कबूल कर लेते, लेकिन कोई भी वहशी दरिंदा महज इस जोम में किसी बेगुनाह को जान से मार डाले कि कानून नाफिज करने वाले उसके सामने बेबस हैं और उसे कत्लेआम का लाइसेंस महज इसलिए मिल गया है कि वो हुक्मरानों की कमजोरी बन चुका है। कानून की इताअत का ये मतलब हरगिज नहीं कि अगर हुकूमत किसी को खुली गुंडागर्दी की इजाजत दे दे तो हम उसकी वहशत और बहीमत पर खामोश तमाशाई बने रहें। दुनिया की अदालतों ने इस फानी जिंदगी के साथ दम तोड़ देना है, लेकिन खुदाई अदालत एक दायमी हकीकत है जहां हम सब ने अपने अमाल की जवाबदेही करनी है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ पैर सलामत हों और उसकी बहन को महज इसलिए दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया जाए कि उसने वैश्यों की इताअत से इनकार कर दिया, अपनी इज्जत को अपनी जान पर मुकद्दम जाना। शहीदा के इस अमल ने उसे तो खुदा के दरबार में सुरखरू कर दिया, लेकिन उसका भाई जिसे कल खुदा की अदालत में पेश होना है वहाँ क्या मुंह लेकर जाएगा। जहाँ इंसानी कानून बेबस हो जाए वहाँ मकाफाते अमल होता है जो होकर रहा। मुझे खुशी है कि हमने एक रिवायत कायम की है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि अब हर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जरूर है कि कानून नाफिज करने वाले जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि मसलहतों का शिकार होकर वो जालिमों के हाथों का खिलौना बने रहें और अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम दें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बगावत की वो राह जो तुमने अपनाई है दरअसल सलामती का रास्ता है। बागी तो तुम इससे पहले थी, खुदा के अहकामात की बागी। तुमने दुनियावी मसलहतों को मुकद्दम जाना और किसी भी खौफ का शिकार होकर खुदा के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए हकायक जिनका तुम्हें इल्म था की पर्दापोशी की, और न सिर्फ ये बल्कि बेगुनाहों को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। एक लम्हे के लिए रुक कर उसने आरिफा की आंखों में झांका तो वो ताबेदार मुरीदों की तरह एहतराम के बेपनाह जज्बात के साथ उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसकी बातें सुन रही थी। ये तो सलामती की राह है। बदबख्त इंसानों का एक ऐसा गिरोह जिसने नाजायज जराए, धौंस, धांधली, मुरव्विजा, घटिया और जलील किस्म की सियासत के बलबूते पर इतनी ताकत हासिल कर ली कि अब वो रियासत की सालमियत के लिए चैलेंज बन रहा है और खुदा के नाम पर लाखों जानों का नजराना देकर हासिल करदा इस मुल्क ही को तोड़ने पर तुला बैठा है। ऐसी इंसानियत कुश लिसानी तंजीम के खिलाफ अपनी हद तक अलम बगावत बुलंद करना जिहाद है। इसमें हम सबकी सलामती है। काश इस शहर के मर्दों को भी इस हकीकत का एहसास हो जाए। काश कमजोर और हवसज़दा हुक्मरानों को भी इल्म हो जाए कि मसलहत और मुनाफिकत जहन्नम का रास्ता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमने जो रास्ता अपनाया है उस पर हर कदम पर तुम मुझे अपना शाना बशाना पाओगी। सच्चाई के इस सफर में आने वाली मौत शहादत है और शहादत की मौत ही किसी मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। पाकिस्तान के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं, उनके खिलाफ तुम खुद को कभी अकेले महसूस नहीं करोगी। अपनी बात के खात्मे पर शेरगुल ने खामोशी इख्तियार कर ली। आरिफा महसूस कर रही थी कि कुदरत ने उसे सही मकाम पर पहुंचा दिया है और जिंदगी के घोर अंधेरों में उसने जो शमा रोशन की थी उसकी लौ कुछ पल के लिए ही सही अंधेरों की मौत जरूर बनेगी। वो बोली, शेरगुल, मैं यहाँ आई तो एक कमजोर लड़की थी, लेकिन तुमने मुझे जिस जुर्रत से नवाजा है वो मेरा सरमाया इफ्तिखार है। मैं तुम्हें उन लोगों की हर ऐसी साजिश का सुराग लगा कर दूंगी जिससे मुल्क मिल्लत को कोई खतरा दरपेश हो, जिसके बाद तुम इस काबिल हो सको कि कोई जुर्म करने से पहले ही इन मूजियों की गर्दन दबोच लो। शेरगुल ने दिल ही दिल में कहा, काश ऐसा मुमकिन हो। आरिफा ने वक्त का एहसास किया, बोली, मुझे अब चलना होगा। शेरगुल भी उसके साथ ही खड़ा हो गया। आओ मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ाऊं। उसकी वालिदा ने दोनों की गुफ्तगू तो नहीं सुनी थी, लेकिन सब कुछ अपने विजदान से जान लिया था। बोली, बेटी कभी कभी आ जाया करो, तुम्हें देखकर मुझे नजमा। बूढ़ी लेकिन हौसलामंद औरत ने अपना फिक्रा अधूरा छोड़कर उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह मोड़कर वापस लौट गई।
शायद वो अपने आंसू अपने बेटे से भी छुपाना चाहती थी। दोनों बाहर आ गए। दोपहर ढल चुकी थी और शहर निगारा पर शाम उतरने लगी थी। समंदरी हवाओं ने दोपहर के हब्सज़दा माहौल को कदरे ताजगी बख्शी थी। धूप की जां तोड़ शिद्दत दम तोड़ चुकी थी। दोनों कदम ब कदम अपनी अपनी सोचों में गुम एक दूसरे के बहुत करीब चल रहे थे। शेरगुल ने आज पहली मर्तबा पूरी वाकईयत के साथ आरिफा के वजूद का एहसास किया था। शाम के आगाज पर जो तेज हवाएं उस साहिली शहर में फिरा करती थीं, उन्होंने आरिफा के घनेरे बालों से अटकेलियां शुरू कर दी। उसके जिस्म की संवलाहट में कई गुना इजाफा हो गया था। आंखों का फुसू समंदर की तरह गहरा और पुरस्रार होने लगा। एक ही वक्त में अपने दुपट्टे और बालों को संभालना आरिफा के लिए कार दारत था। उसने दुपट्टे को मजबूती से गले और सीने पर लपेट लिया था और बार बार तेजी से माथे पर गिरने वाली बालों की लट को कभी गर्दन हिलाकर और कभी हाथ से परे हटा देती। कदीम मंदिरों में रहने वाली देवदासियों की तरह अपनी गहरी और पुरस्रार आंखों के साथ वो जमीन पर इस तरह कदम जमा जमा कर रखती जैसे उसे डर हो कि हवा उड़ाकर कहीं दूर न ले जाए। शेरगुल को उस वक्त अपने गांव वाले घर में लगे वो जामन याद आ रहे थे जो सावन की पहली बारिश के साथ भीग कर जमीन पर आ गिरते और जमीन पर बिछी घास उन्हें अपने सीने पर महफूज मामून बिठा लेती, जैसे नौजायदा बच्चों को उनकी माएं अपने सीनों पर लिटाकर लोरियां दिया करती हैं। पथरीले और दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान वाली बस्ती में जन्म लेने वाले शेरगुल, जिसके कानों ने बचपन ही में गोलियों की आवाजों से आशनाई हासिल कर ली थी और जो बज़ाहिर अपने जिस्म में फौलाद का दिल लिए घूमता था, आज आग पर धरे मोम की तरह पिघल रहा था। उसके जिस्म में आज पहली मर्तबा खून की गर्दिश और इंबिसात की लहरें दौड़ी थीं। बस स्टॉप नजदीक आ रहा था और शेरगुल सफर कभी ना खत्म होने की दुआ कर रहा था। लेकिन सफर आखिर सफर है। आरिफा की मंजिल आ गई थी। दोनों खामोश पहले से वहां मौजूद लोगों के साथ खड़े हो गए। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उस धड़कन की गूंज उनके जिस्मों में अंदर ही अंदर बहुत गहरी उतरती चली जा रही थी। वैगन आ गई, मुझे अब जाना होगा, आरिफा ने उसे हकाइक की दुनिया से आगाह करते हुए कहा। शेरगुल ने कहा, मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। आरिफा ने कहा, मैं जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, खुदा हाफिज। और वो वैगन की तरफ चलती। शेरगुल ने कहा, खुदा हाफिज। वो स्टॉप पर खड़ा वैगन को उस वक्त तक जाते देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल न हो गई। फिर लंबे लंबे डग भरता घर वापस लौट आया। कालिया शाम को जब आरिफ से मिलने आया तो बाबर के गायब होने की खबर ने उसे चौंका दिया। कालिया ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आरिफ ने वजाहत की, मेरा मतलब क्या है यार, मैंने कोई गैर मुल्की जबान नहीं बोली। वो गुज़श्ता 2 दिन से गायब है और सुना है कि उसकी वालिदा ने थाने में उसके इगवा की रिपोर्ट भी लिखवा दी है। कालिया ने उसे गाली बकते हुए कहा, भाग गया साला। आरिफ ने मानी खेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, या भगा दिया गया? उसने कालिया को कुछ सोचने का मौका दिए बगैर उलझन में डाल दिया था। इससे पहले कि वो लोग उसके मुताल्लिक कुछ सोचते, आरिफ ने गेंद उनके कोर्ट में फेंक दी। कालिया चकरा कर रह गया। बोला, क्या बात कर रहे हो तुम, होश में तो हो? आरिफ ने बड़ी शानदार अदाकारी करते हुए कहा, कालिया, आस्ताने में कोई दुश्मन का आदमी बैठा है। जो भी फैसला हुआ उसकी इत्तला बाहर आ जाती है। मुझे पहले से शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब मुझे यकीन होने लगा है कि हम में गद्दार पैदा हो गए हैं। जरूर किसी ने बाबर को बता दिया होगा कि उसके कत्ल का हुक्म जारी हो चुका है और वो भाग गया। ये इगवा की रिपोर्ट तो मुझे कोई ड्रामा ही नजर आ रहा है। इसके पसे पर्दा कोई और खेल खेला गया है। खैर, जाएगा कहाँ? मैं तो उसे जमीन की 7वीं तह से निकाल कर बन्ने भाई के सामने पेश कर दूंगा। कालिया ने पूछा, मुझे भी मामला गड़बड़ नजर आता है। बन्ने भाई को इत्तला हो गई है या नहीं? आरिफ ने जवाब दिया, मैंने 3-4 फोन किए हैं, मिल नहीं रहे। मेरे ख्याल से उनके यहाँ चलते हैं, मिलकर बात करेंगे। कालिया घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। बोला, ठीक है। उसे ये खौफ दामनगीर होने लगा था कि कहीं बाबर के फरार में उसका हाथ शामिल न कर दिया जाए, क्योंकि कालिया को बन्ने भाई ने आरिफ मियां से 2 रोज पहले एतमाद में लेकर ये हुक्म सुनाया था और इस बात के इम्कानात ज्यादा थे कि उस पर शक किया जा सकता था, क्योंकि आरिफ मियां के घर पहुंचने से पहले ही बाबर गायब हो चुका था। दोनों थोड़ी देर के बाद आरिफ की गाड़ी पर बन्ने भाई की तरफ जा रहे थे। बन्ने भाई किसी काम से घर से बाहर थे। दोनों मेहमान खाने में उनके मुंतजिर थे। रात गए जब बन्ने भाई की वापसी हुई तो उनकी लटकी हुई शक्लें देखकर उनका माथा ठनका। बन्ने भाई दूसरे शहर गया हुआ था। उसे अभी तक बाद में पेश आने वाले वाकयात का इल्म नहीं हुआ था। बन्ने भाई ने मुलाकात के लिए बैठे बाकी लोगों से माजरत करके उन्हें अगले रोज आने का कह दिया और खुद उन लोगों के साथ अहम मीटिंग का बहाना करके महफूज कमरे में चले गए। इस मर्तबा कालिया ने पहल की, बन्ने भाई भाग गया साला। आरिफ ने हमला किया, नहीं बन्ने भाई भगा दिया गया। बन्ने भाई का पारा अचानक चढ़ गया, क्या मतलब है तुम्हारा? कालिया ने वजाहत की। बोला, उसकी माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि बाबर 2 दिन से गायब है। बन्ने भाई ने गुस्से से कहा, कहीं झूठ तो नहीं कह रही वो? आरिफ ने वजाहत करते हुए कहा, नहीं बन्ने भाई, मैंने अच्छी तरह इंक्वायरी कर ली है।
2 दिन से उसे किसी ने नहीं देखा। मकामी यूनिट में तो उसका आना जाना पहले भी कम था, अब तो वो उधर का रुख ही नहीं करता था। कालिया ने कहना चाहा, ये भी तो मुमकिन है मुखालिफों ने उसे अगवा कर लिया हो, आखिर उसके दुश्मन भी तो बहुत थे। आरिफ ने कहा, कालिया यार तुम आखिर ये साबित करने पर क्यों तुले हुए हो कि वो खुद गायब नहीं हुआ, जबकि मेरा इस्तदलाल ये है कि वो खुद गायब हुआ है और ऐन मुमकिन है कि उससे 2 दिन पहले ही किसी ने भाग जाने का मशवरा दे दिया हो। आखिर आस्तीन के सांप कहाँ नहीं पाए जाते। ये जो सरकारी एजेंसियों के लोग शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिरते हैं, तो क्या वो झक मार रहे हैं? कोई तो उन्हें अपने काम का आदमी मिला होगा। आरिफ ने बड़ी चालाकी की और चक्करबाजी से कालिया को ऐसी दलदल में धक्का दे दिया था कि अब उसके बचने की उम्मीद कम ही नजर आ रही थी। उसने बड़ी मक्कारी से बन्ने भाई के जहन में ये बात डाल दी थी कि बाबर को 2 रोज पहले अपने मुतल्लिक तंजीम के फैसले का इल्म हो गया होगा और उसका इशारा इस सिलसिले में नाम लिए बगैर कालिया की तरफ ही था। अब सूरत हाल ये बन गई थी कि कालिया को आरिफ इस तरह हेर फेर कर बात कहता कि वो बेचारा मुसलसल सफाइयां पेश कर रहा था, जिससे बन्ने भाई ने जहन में ये मफरूजा कायम कर लिया कि अगर ये बेकसूर है तो आरिफ की तरह जुर्रत से बात क्यों नहीं कर रहा और इस तरह घबराया घबराया सा क्यों नजर आ रहा है। बन्ने भाई खाने का कहकर अगली कोई बात सुने बगैर दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो फोन पर 59 में बात कर रहे थे, जहां से मशवरे के बाद उन्होंने कोई इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया था। कालिया तंजीम का बड़ा पुराना जाननिसार था। अब तक बन्ने भाई के हुक्म पर वो दर्जनों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका था। उसने आरिफ मियां की तरह भारतीय इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग कैंप में खुसूसी तरबियत हासिल की थी। अब तक मुल्क के कई इंतहाई अहम और खुफिया राज कालिया के जरिए रॉ को पहुंच चुके थे। अब तक दर्जनों बागियों की माओ बहनों की वो कालिया के जरिए बेहुरमती करवा चुके थे। इतने अहम शख्स के मुताल्लिक बन्ने भाई अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते थे, उन्हें बहरहाल मुशावरत दरकार थी। शायद दूसरी तरफ भी किस्मत आरिफ मियां की जावरी कर रही थी, क्योंकि जिस अहम MPA से बन्ने भाई ने बात की थी वो कत्ल गारत गरी सेल का इंचार्ज था और उसने बन्ने भाई से कहा था कि जो शख्स पैसे के लिए उनकी खातिर सब कुछ कर सकता है, वो पैसे के लिए ही दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐन मुमकिन है वो किसी सरकारी एजेंसी से मिल गया हो और उन्हें इस बात की इत्तला दे दी हो। बाबर भी तो किसी सरकारी एजेंसी के लिए काम कर रहा था, उन लोगों ने ही कालिया की इत्तला पर उससे फौरन गायब हो जाने का मशवरा दिया होगा। बन्ने भाई के दिमाग में ये बात ऐसी बैठी कि फिर वो उसी पर कायम हो गए। उन्होंने सोचा यूं भी कालिया उनके इतने गुनाहों में शरीक हो चुका है कि अगर वो किसी सरकारी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया तो उन्हें जहन्नम रसीद करवा देगा। इस मर्तबा बन्ने भाई कमरे में दाखिल हुए तो उनके साथ 2 मुसल्ला बॉडीगार्ड मौजूद थे। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही कालिया की तरफ इशारा करके उन्हें हुक्म दिया, बांधो साले को और ले जाओ आस्ताने में। दोनों के कालिया की तरफ बढ़ने से पहले आरिफ का हाथ चल गया। उसने अचानक उठकर खड़े होने वाले कालिया के घुटने पर ऐसा हाथ मारा कि वो मुंह के बल नीचे आन गिरा। साला भागना चाहता है, हमें बेवकूफ बना रहा है, कमीना पाजी, गद्दार, तेरी खाल खींच कर जिस्म से अलग कर दूंगा। आरिफ अपनी हुई अदाकारी के मुकम्मल जौहर दिखा रहा था और दोनों बॉडीगार्ड कालिया के हाथ पांव बांध कर वहां फेंक गए। बन्ने भाई ने आरिफ से कहा, एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया गया है, अपने मरीज को अस्पताल ले जाकर इसका खूब इलाज करो, इससे सच उगलवाए बगैर इसे मरने न देना। आरिफ इनकिसारी और जाननिसारी की तस्वीर बने बन्ने भाई के हर हुक्म पर इस तरह सर हिला रहा था जैसे उनके एक इशारे पर अपना दिल अपने हाथों निकाल कर उनके सामने रख देगा। कालिया ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया आरिफ मियां, मैं कितना बुरा सही तुम्हारे खिलाफ मैंने कभी जबान नहीं खोली। जो शख्स मेरे हाथ पांव बांध कर तुम्हारे हवाले कर रहा है उसने मुझे भी हुक्म दिया था कि मामूली शक गुजरने पर तुम्हें गोली मार दूं। मैं चाहता तो यहाँ आने से पहले तुम्हारा काम तमाम करके कह देता कि तुमने बाबर को फरार करवाया है और कोई मुझसे न पूछता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि तुमने कम से कम इस मर्तबा मुझे गलत फंसवाया है। हालांकि तुमसे ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि मैंने बाबर को फरार नहीं करवाया। आरिफ मियां, मुझे अब भी तुमसे कोई शिकवा नहीं। अव्वल तो ये लोग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं इनके बेशुमार गुनाहों का ऐनी शाहिद हूँ। एक बात मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए बन्ने भाई को कुत्ते की मौत जरूर मारूंगा। ये मेरा खुदा ताला से अहद है, अगर उसने अपनी रहमत की और मेरे गुनाह माफ कर दिए तो वो मुझे जरूर गुनाहों का कफारा अदा करने की मोहलत देगा। बाबर वाले वाक़े के बाद से आरिफ मियां को यूं महसूस होने लगा था जैसे किसी ने उनका दिल निकाल कर वहां कोई और दिल रख दिया है। उनके ख्यालात यकसर बदलने लगे थे। कम से कम तंजीम के मामले में उन्हें कोई गलत फहमी बाकी नहीं रही थी। उस वक्त भी अजीब हादसा गुजरा। उन्हें यूं लगा जैसे कालिया सच कह रहा है।
जैसे वाकई उसके ख्यालात बदल गए हैं और आरिफ मियाँ जैसे बेशुमार नौजवानों को ब्लैकमेलिंग के जरिए वतन से गद्दारी पर मजबूर करने वाले बन्ने भाई को जैसे वाकई कालिया कत्ल करके अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करना चाहता है। आरिफ मियाँ ने कहा, कालिया, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई इनकलाब आ गया है तो मैं भी इतना घिरा हुआ इंसान नहीं कि तुम्हें इस तरह मर जाने दूं। मैं वादा करता हूं कि तुम एक दफा जरूर उनके चुंगल से निकलोगे, और हाँ, बन्ने भाई का बहुत सा कर्ज मैंने भी लौटाना है। अगर तुम कुछ किए बगैर मर भी गए तो मुतमईन रहना कि मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगा। बातें करते करते वो कालिया के हाथों की रस्सियों की गांठें खोलकर उन्हें इतनी ढीली कर चुका था कि अब वो आसानी से अपने पांव की रस्सियां खोल सकता था। बन्ने भाई ने अचानक अंदर आकर उन्हें मुत्तला किया। एम्बुलेंस आ गई। बन्ने भाई के चेहरे पर बरसती लानत कई गुना बढ़ गई थी। आरिफ मियाँ ने कहा, ठीक है बन्ने भाई, मरीज को भेज देते हैं, मैं भी पहुंचता हूं और करता हूं इसका ऑपरेशन। बात खत्म होने पर बन्ने भाई की हलक से बुलंद होने वाले खूंखार कैकहे से कमरे के दरो दीवार हिलकर रह गए थे। आओ मियाँ, चलते हैं। ये कहते हुए आरिफ मियाँ ने जमीन पर गिरे कालिया को उठाकर खड़ा कर दिया। कालिया ने उठते ही बन्ने भाई को गालियां देनी शुरू कर दी। आरिफ मियाँ ने गुस्से से फुनकारते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बहुत जबान चलती है साले की। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर टेप लाओ, अभी इसकी बोलती बंद करता हूँ, उसने मुसल्ला बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा। बन्ने भाई गालियां सुनकर कमरे से बाहर निकल गया था। बॉडीगार्ड टेप लेने चला गया। आरिफ ने कालिया के कान में सरगोशी की, यहाँ से भागने की कोशिश न करना, मुसल्ला गार्ड मौजूद है, एम्बुलेंस में सिर्फ 2 नर्सें होंगी, वहाँ मौका मिल जाएगा। बॉडीगार्ड टेप का रोल ले आया। अब बोलते रहना बेटा। ये कहते हुए उसने मुगल्लज़ात बकते कालिया के मुंह को टेप से बंद कर दिया। उसे करीबन घसीटता हुआ वो बरामदे तक लाया था, जिसके साथ ही तंजीम की मेडिकल यूनिट की एम्बुलेंस के बाहर 2 मुस्तैद नर्सें अपने मरीज के इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। दोनों नौजवान थीं, लेकिन उनके चेहरों से दरिंदगी और आंखों में वहशत बरस रही थी। यूं दिखाई देता था जैसे उन्होंने कोई नशा कर रखा हो। कालिया की शक्ल पर नजर पड़ते ही उनकी आंखों में पहले से मौजूद वहशत 2 चंद हो गई। आरिफ मियाँ ने आंख दबाकर उन्हें कहा, लो भाई, जरा ख्याल से ले जाना, मरीज की हालत बड़ी नाजुक है। एक नर्स ने बड़ा फहोश इशारा करते हुए जवाब दिया, बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, हम खिदमत में कोई कमी नहीं आने देंगे। आरिफ मियाँ ने उसे एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे के नजदीक पहुंचाकर कहा, चल बेटा, एम्बुलेंस के अंदर आराम कर ले। कालिया ने जानबूझकर मामूली सी हिचकिचाहट दिखाई थी जब अचानक एक नर्स ने उसकी पसली में और दूसरी ने दूसरी पसली में जोरदार हाथ मारा। कालिया के जिस्म को 440 वोल्ट का करंट लगा और वो तड़पकर करीबन उछलकर अंदर जा गिरा। दोनों नर्सों ने दातलब नजरों से आरिफ मियाँ की तरफ देखा, जिन्होंने तंजीम के उसूल के मुताबिक दोनों के साथ बारी बारी मुआनिका करके उन्हें भरपूर दाद दी। बन्ने भाई इस मंजर से कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहे थे। वो हंसते हुए आरिफ मियाँ को अंदर आने का इशारा करके वापस मुड़ गए। दोनों नर्सों ने आरिफ मियाँ को बड़े फौश इशारे करते हुए जल्द 59 पहुंचने की तलकीन की और एम्बुलेंस के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।